Hello everyone, myself Dikshit Kumar from Little Angel Senior Secondary School गनोडा और हम क्लास 10th की साइंस की केमिस्ट्री का एक चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके 3 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इससे पहले की 3 वीडियो देख चुके होंगे और आज के इस वीडियो में हम आगे की जो हमारी क्लास है इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी कंफर्म हो जाए क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर लिखें और इस वीडियो को उस हर जरूरतमंद विद्यार्थी तक पहुंचाएं जिसको इस वीडियो की जरूरत है, जिसको इस वीडियो की ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता है। अब मैं स्टार्ट करता हूं अपना टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस, यूजेज ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट्स और हमने पढ़ा था पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल के बाद हमने लेक्चर छोड़ रखा था। तो आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ पीएच। पहला टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ पीएच। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ पीएच में फर्स्ट पॉइंट है एसिडिटी इन स्टमक। एसिडिटी इन स्टमक थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है। अब जो हम पार्ट पर टॉपिक ले रहे हैं वो थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन है, इसलिए समझना। एसिडिटी का मतलब क्या है? एसिडिटी का मतलब है एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। जब हमारे स्टमक में एसिड की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो हम उसको कहते हैं कि वी आर सफर फ्रॉम एसिडिटी। और आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इसके कुछ कारण मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, तो समझें। तो सबसे पहली चीज तो होता है कि जब भी आप खाना खाते हैं तो ड्यूरिंग डाइजेशन गैस्ट्रिक जूसेस आर रिलीज्ड। आप डाइजेशन के दौरान एक गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है जिसका नाम है HCl। क्या है? HCl। जब भी हमारे भोजन का डाइजेशन होता है, जो हमने खाया उसका जो डाइजेशन होता है, सेकेंड जब तक ह्यूमन सिस्टम के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम टॉपिक आएगा उसके अंदर आप इसको डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन अभी इतना खाली हमें समझना है ड्यूरिंग डाइजेशन हमारे स्टमक की वॉल से एक गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है जिसका नाम है HCl, जो क्या करता है थोड़ा सा मीडियम नेचर क्रिएट करता है डाइजेशन के लिए। तो इसके कारण आपका क्या होता है HCl बनता है। लेकिन ये HCl को अमाउंट कंट्रोल रखता है, तो अमाउंट भी इसका क्या रहता है कंट्रोल रहता है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा एसिड रिलीज हो गया, कुछ अमाउंट में रिलीज होता है। लेकिन कई बार क्या होता है हमारे खाने में डिसबैलेंस। एग्जांपल के लिए मान लो आपने क्या किया, आपने खाना नहीं खाया है दिन भर या खाना खाया है फिर भी जरूरत से ज्यादा एक्सेस अमाउंट में आपने क्या ले लिया है, टी का सेवन किया है, ज्यादा मात्रा में आपने क्या पी लिया, चाय पी ली है या कॉफी पी ली है। एक्सेस अमाउंट ऑफ टी और कॉफी, ध्यान दें आपने ज्यादा मात्रा में चाय या कॉफी पी ली है तो क्या होगा, आपने जरूरत से ज्यादा चाय पी है। आपको मैंने बताया था चाय और कॉफी की पीएच होती है 5 के समथिंग, मतलब वो हल्का सा कैसा होता है एसिडिक नेचर का होता है। तो एसिडिक नेचर होने की वजह से आपके शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ेगी। दूसरा आपने क्या किया, खाते समय आपने कुछ ऐसी चीजें ले ली जिनका टेस्ट कैसा है, सोर टेस्ट, मतलब आपके खाने में आपने दही ज्यादा खा लिया है, छाछ ज्यादा पी ली है, या ऐसी खट्टी चीजें जो एसिडिक सोर्स है जिनमें एसिड होता है वो ज्यादा अगर आपने खाने में यूज करी है तो भी आपके शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी। उल्टा आपने यहां से एसिड भेजा और डाइजेशन के लिए HCl और रिलीज हो गया, मतलब हमारे शरीर में जरूरत से ज्यादा HCl अगर कलेक्ट हो गया, एसिड कलेक्ट हो गया, तो उस वजह से आपको क्या होगा, पेन होगा, दर्द होगा, इरिटेशन, जलन होगी। इसको ही हम कहते हैं एसिडिटी। क्या कहते हैं? एसिडिटी। आपको क्या होगा, चेस्ट में इरिटेशन होगा, पेन होगा, जिसको हम कहेंगे एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। अब एसिडिटी का कारण क्या है? एसिड, ध्यान से समझना। एसिडिटी का कारण क्या है? एसिड। अब एसिड की वजह से आपको एसिडिटी हो रही है। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले एक टास्क दिया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और इंडिकेटर से रिगार्डिंग, तो जानते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सब। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? एसिड बेस रिएक्ट करते हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को ये खत्म कर देते हैं। तो अब एसिड आपकी बॉडी के अंदर है, अब आप किसी भी तरीके से बेस अगर आपकी बॉडी में पहुंचा दोगे तो आप एसिडिटी से रिलीफ हो जाएंगे। क्या कह रहा हूं मैं, आपके शरीर में एसिड है, आपके शरीर में अगर किसी भी तरीके से बेस चला जाए तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी,
और ये दोनों अपने इफेक्ट को छोड़कर आप थोड़े से रिलीफ फील करेंगे। तो मैंने क्या कहा, आपके सामने कुछ पॉइंट्स रख दिए। अब आपने देखा होगा एक मार्केट ब्रांड जो आप अधिकतर काम में लेते होंगे, इनो। आप लोगों ने देखा होगा अधिकतर जब भी एसिडिटी होती है हम इनो का सेवन करते हैं, और इनो के सेवन में आपने अगर देखा हो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स या इसके इंग्रेडिएंट्स अगर आपने देखे हो, ठीक है, तो देखना इसके अंदर जितने भी सोर्स हैं वो सब सोर्स कैसे नेचर में बेसिक होंगे। कैसे होंगे? बेसिक। मतलब इनो भी कुछ काम नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बेस को आपके शरीर में पहुंचाने का काम कर रहा है। और एक और क्वेश्चन में बता रहा हूं कि आपके यहाँ पर एक एंटासिड के रूप में दिया जाता है जिसको हम कहते हैं MgOH होल ट्वाइस, जिसको कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंटासिड के रूप में इसका उपयोग लिया जाता है। एंटासिड का मतलब होता है एंटी एसिड। एंटासिड का मतलब होता है एंटी एसिड, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो एसिड के अपोज में काम करे। क्या काम है? ऐसे सब्सटेंस जो एसिड के विरोध में काम करे, एसिड के अपोज में काम करें, उन्हें हम कहते हैं एंटासिड। तो आपको पूछा जाएगा which of the substance, give an example of substance which is work as an antacid, then the example will be MgOH whole twice। इसका pH है 10। कितना है? 10। अब यहां पर क्वेश्चन आएगा, क्या सर हम NaOH का यूज एसिडिटी में स्टमक के टाइम पर या एसिडिटी के टाइम पर नहीं कर सकते? तो पता रहे NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस whose pH is 14। इसकी pH कितनी होती है? 14। तो आप इस pH पर काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये अगर आपके बॉडी में जाएगा तो आपकी बॉडी को ज्यादा इरिटेट करेगा। इसलिए आप क्या करोगे, थोड़ा सा वीक बेस काम में लोगे। दैट्स व्हाई वी यूज MgOH होल ट्वाइस। इसलिए हम किसका यूज कर रहे हैं? MgOH होल ट्वाइस। तो ये थी आपकी पहली एप्लीकेशन एसिडिटी इन स्टमक, जिसका उपयोग आपको करना था। अब मैं सेकंड ले रहा हूं। सेकंड एप्लीकेशन आप लोगों का सेकंड एप्लीकेशन है जो कि आपको देखना है, वो है टूथ डिके। अगला है सेकंड, टूथ डिके। याद रखें, दांतों में सड़न जिसको हम कहते हैं। सेकंड है टूथ डिके। इसको अब आपको समझना है। टूथ डिके का मतलब होता है दांतों में सड़न। अब क्या होता है, जब भी हम खाना खाते हैं, whenever we are eating, जब भी हम खाना खाते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा खाना खाने के बाद खाने के कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे दांतों में फंसे रहते हैं। तो क्या होगा, जनरली आफ्टर ईटिंग मील, खाना खाने के बाद हमारे सलाइवा का pH होना चाहिए लगभग 5.6 to 5.8 के बीच में। आफ्टर मील द pH ऑफ सलाइवा शुड बी रेंज बिटवीन 5.6 to 5.8, इसके बीच में रहता है। अब आपने क्या किया, हमने खाना खाया और कुछ पार्टिकल्स हमारे मुंह दांतों के अंदर फंसे हुए हैं। तो हम जानते हैं कि बैक्टीरिया क्या करता है, वो जो खाना वहां पर है उसको धीरे धीरे वो सड़ाने लगेगा। क्या करेगा? डिकम्पोज करने लगेगा। क्या करेगा? डिकम्पोज। वो उस खाने को सड़ाता है, और ये कारण होता है कि अगर हम खाने के बाद ब्रश नहीं करते हैं तो हमारे मुंह से बदबू आती है। ठीक, मतलब अधिकतर ऐसा नहीं होता। तो कहते हैं ना, खाने के बाद भी ब्रश करना चाहिए, सुबह शाम दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए। उसका यही कारण है ताकि हमारे खाने के बाद हमारे मुंह में, कारण कि रात को खाना खाने के बाद हम सो जाते हैं, और अगर हम सो जाए तो क्या होगा, वो बैक्टीरिया जो है वो हमारे मुंह में रह जाएंगे, और वो जो फूड पार्टिकल जो दांतों में फंसे हुए हैं वो उसको डिकम्पोज करके क्या करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं। डिकम्पोजिशन के दौरान क्या रिलीज होता है? एसिड, जिसकी वजह से ये जो हमारा माउथ है उसका pH जो है वो बिलो 4.5 हो जाएगा। मतलब नेचर कैसा हो गया? एसिडिक, जिसकी वजह से हमारे टीथ का जो इनामल है, जो विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? इनेमल। वो क्या होता है? गिरने लगता है, निकलने लगता है, और दांतों में सड़न जैसी मुसीबतें आने लगती है। तो इसका कारण भी क्या है? pH। तो ये आपका सेकेंड एप्लीकेशन था टूथ डिके, जिसको हम कहते हैं दांतों में सड़न। तीसरा है स्टिंग ऑफ आंट। थर्ड है आपका स्टिंग ऑफ आंट या स्टिंग ऑफ इंसेक्ट्स। मान लो कोई जानवर हमको काटता है या कोई इंसेक्ट हमको काटता है। तो एग्जांपल लेता हूं मैं, मक्खी। आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, मधुमक्खी या मक्खी आप लोगों ने देखे होंगे। जब भी वो हमें काटती है तो क्या होता है, कुछ समय बाद हमें वहां पर जलन होती है और सूजन आने लग जाती है। तो क्या होता है, जब भी ये मक्खी हमें काटती है
तो वो काटते समय वहां पर क्या करती है, एसिड रिलीज करती है। क्या करती है, एसिड रिलीज करती है। ऐसे जैसे एक चींटी है जिसका नाम है फॉर्मिका आंट। क्या नाम है, फॉर्मिका आंट। ये भी काटने पर एसिड रिलीज करती है और उस एसिड का नाम भी रखा गया क्या, फॉर्मिक एसिड। क्या नाम रखा गया, फॉर्मिक एसिड। क्यों दिया गया उसका नाम फॉर्मिक एसिड, क्योंकि वो कौन सी चींटी के काटने से रिलीज हो रहा है, तो फॉर्मिका आंट नामक चींटी के काटने से एसिड रिलीज होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया फॉर्मिक एसिड। तो मैंने क्या कहा, आपको दर्द हो रहा है, सूजन आ रही है, उसका कारण क्या है, तो उन्होंने काटने के दौरान जो एसिड रिलीज किया था उस कारण आपको ये सबसे बड़ी समस्याएं हो रही है। हमारे यहाँ पर वागड़ क्षेत्र में अंधविश्वास बहुत होने के कारण हम या तो लोहे की चीज को उसके ऊपर लगाना स्टार्ट कर देते हैं, या कोई कील नामक कोई चीज है वहां पर तो मैग्नेट घुमाना स्टार्ट कर देते हैं, या उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं करें आप, उसका सीधा सीधा कारण है एसिड। और एक और अच्छी बात, इसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, किसी ने बता दिया है चूना लगाना चाहिए, वो फैक्ट है, कारण एसिड है। और मैं आपको पहले ही प्रैक्टिकल में बता चुका हूं, अगर आप यहाँ पर लगाएंगे चूना, चूना नेचर में कैसा होता है, बेस। चूना नेचर में कैसा होता है, बेस। ये बेस इस एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देगा। धीरे धीरे आपको जो जलन हो रही थी वो कम हो जाएगी, और धीरे धीरे आपको जो सूजन आने वाली थी वो भी खत्म हो जाएगी। तो आपको पता रहे कि जब भी ऐसी कोई मक्खी या चींटी वगैरह काटती है, दर्द होता है या सूजन आने जैसी स्थिति हो जाए, तो आप कोई भी बेस ले लीजिए। अगर आप केमिस्ट्री लैब के अंदर हैं, आप NaOH का यूज कर सकते हैं, आप सोडियम कार्बोनेट का कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई एक बेस ले लें और उस बेस को आप एज ए ट्रीटमेंट काम में ले सकते हैं। तो ये अगला था स्टिंग ऑफ आंट्स। अगला है एसिड रेन। अगला है एसिड रेन, ठीक है। तो अगला हम देख रहे हैं एसिड रेन। अब एसिड रेन होने का कारण भी पीएच ही है। एसिड रेन होने का कारण क्या है, पीएच। जो नॉर्मल रेन वाटर होता है उसकी पीएच होती है 5.6। कितनी होती है, 5.6। नॉर्मल रेन वाटर की पीएच होती है 5.6, या इसको अपन कह सकते हैं 5.6 to 6.6 तक रेंज करती है। इतना ज्यादा एसिडिक नहीं होता। लेकिन क्या होता है, हम जानते हैं कि डे बाय डे ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन का जो इफेक्ट है वो जरूरत से ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक। तो क्या होगा, आपके यहाँ पर जितने भी फैक्ट्रियाज हैं वहां पर सल्फर और नाइट्रोजन जैसे कुछ पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं, इनके ऑक्साइड बनते हैं, SO2 और NO2। ये ऑक्साइड क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, और एटमॉस्फेयर में ये ऑक्साइड जो है वो रहते हैं। तो जब भी क्या होगा, ये ऑक्साइड जो है, इन ऑक्साइड की खासियत क्या है, ये दोनों ऑक्साइड नेचर में कैसे हैं, एसिडिक है। दोनों ऑक्साइड नेचर में कैसे हैं, एसिडिक है। तो क्या होगा, ये ऑक्साइड जो है वो जब बारिश आएगी तो बारिश के पानी के साथ ये ऑक्साइड मिल जाते हैं और उनकी मदद से वो धरती पर आता है। तो इनका नेचर एसिडिक है। जैसे ये रेन वाटर में मिलेंगे, इनका पीएच 5.6 से कम हो जाएगा, इस वजह से उसको हम कहते हैं एसिड रेन। क्या कहते हैं, एसिड रेन। और एक ताजा किस्सा अगर आप लोगों ने सुना हो कभी न्यूज़पेपर में, न्यूज में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आगरा के पास जितनी भी फैक्ट्रियां थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको बंद करवा दिया कोर्ट के आदेश से। क्यों बंद करवाया, कारण कि आगरा के अंदर क्या है, हमारा ताजमहल बना हुआ है जो दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है। तो उस पर जो मार्बल है, जब एसिड रेन होने की वजह से उसके ऊपर एसिड रेन गिर रही थी, तो वहां पर एक सीरियस इश्यू होने लग गया था जिसको हम कहते हैं मार्बल कैंसर। क्या कहते हैं, मार्बल कैंसर। पीले रंग के चकते बनने लग गए थे। तो ताजमहल की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए आगरा के आसपास जितनी भी रिफाइनरी फैक्ट्रियां वगैरह थी उनको बंद करा दिया गया। तो ये याद रखें एसिड रेन क्या होता है, एसिड रेन की बात हो गई। अब हमारा लास्ट एप्लीकेशन ऑफ पीएच, उसकी हम बात करेंगे, वो है पीएच ऑफ सोइल। अगला है लास्ट पीएच ऑफ सोइल। नेक्स्ट है पीएच ऑफ सोइल। ध्यान रखें पीएच ऑफ सोइल। कई बार देखा होगा आपने, फार्मेसी वगैरह होते हैं, नर्सरी वगैरह होती है, जहां पर प्रॉपर पीएच की सोइल को काम में लिया जाता है प्रॉपर फर्टिलिटी के लिए। मतलब ये कि सही तरीके की खेती करने के लिए सही पीएच की मिट्टी का उपयोग लेना जरूरी है। और सही पीएच की अगर मिट्टी आप काम में लेते हो तो वो प्रॉपर आपको खेती करके देगी। और हर एक प्रकार की खेती के लिए, अनाज के लिए, फ्रूट्स के लिए, प्लांट्स के लिए अलग अलग प्रकार की पीएच रेंज आपके पास होनी चाहिए। तो ये था हमारा पहला एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है
एप्लीकेशंस ऑफ पीएच। अगला टॉपिक हम यूज करने जा रहे हैं सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। अगला है सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स इन आवर डेली लाइफ। सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, ठीक है। अब हमारे डेली रूटीन में काम आने वाले कुछ कंपाउंड्स की बात करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला कंपाउंड आ रहा है हमारा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। अब देखना, ये सारे सॉल्ट्स पढ़ेंगे हम। इंपॉर्टेंट कंपाउंड में क्या पढ़ेंगे? सॉल्ट। तो सॉल्ट स्टार्ट करने से पहले इस बार भी बोर्ड एग्जाम में इसी का प्रश्न है, बस सुनना क्या पढ़ना बताना चाह रहा हूं। आपको क्या करना है, तो इन सॉल्ट्स के अंदर आपको सबसे पहली चीज तो पढ़नी है इनका कॉमन नेम। क्या देखोगे? कॉमन नेम। दूसरा देखोगे इनका केमिकल नेम। क्या देखोगे? और यही से प्रश्न आएगा, आप लिख लीजिए, 100% प्रश्न इनसे बाहर नहीं आएगा। एक इनका कॉमन नेम, एक इनका केमिकल नेम, तीसरा इनका केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला। चौथा आपको देखना है वो है इनका प्रिपरेशन मेथड। चौथा आपको देखना है प्रिपरेशन मेथड। और पांचवा देखना है इनके कोई भी दो यूजेस। ये 5 पॉइंट हर सॉल्ट में आपको अच्छे से पढ़ने हैं। कॉमन नेम, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, प्रिपरेशन मेथड और एनी 2 यूजेस, कोई भी 2 यूज। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो इसको कहा जाता है रॉक सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट। कॉमन नेम क्या है इसका? रॉक सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट। रॉक या कॉमन सॉल्ट कहा जाता है इसको, ठीक है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो केमिकल फॉर्मूला इसका होगा NaCl। क्या है इसका केमिकल फॉर्मूला? NaCl। और केमिकल नेम ऊपर लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड, ये ऑलरेडी इसका केमिकल नेम है। कॉमन नेम रॉक सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट, केमिकल फॉर्मूला NaCl। यहां तक की आपने बात कर दी। इसकी प्रिपरेशन की अगर बात की जाए तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ strong acid and strong base. It is prepared by the reaction of strong acid and strong base. HCl plus NaOH, ये बन गया आपका NaCl plus H2। क्लियर? और क्या बता सकते हो आप? ये भी पढ़ रखा है आपने। Due to it is formed by the strong acid and strong base, it is neutral in nature। इसका नेचर कैसा होगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल है मतलब इसकी pH क्या होगी? 7। तो इट इज न्यूट्रल इन नेचर, pH इज 7। और ये बात होगी कि ये बनेगा कैसे, यहां तक की बात होगी। दूसरा इसका कॉमन तरीका है एक और बनाने का। एक और कॉमन तरीका है, इट इज कॉमनली ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर। आप सबको पता है समुद्र का पानी खारा होता है, तो वहां से ही इसको ऑब्टेन किया जाता है। उसकी भी क्या प्रोसेस है, हालांकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन बेसिक मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूं कि कैसे उसको ऑब्टेन किया जाता है। तो क्या होता है, समुद्र के किनारे के ऊपर बहुत सारे गड्ढे बना दिए जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढे बना दिए जाते हैं। जैसे ही पानी की एक लेयर आती है, वो गड्ढे भर जाते हैं और कई दिनों तक धूप में वो गड्ढे पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से इवापोरेशन की वजह से वाटर जो है वो इवापोरेट हो जाएगा, रेस्ट पार्ट जो है वो वहां पर बच जाएगा, जिसको हम कहते हैं NaCl, जिसको समुद्र के किनारे एक बहुत ही बड़े नमक के ढेर लगा दिए जाते हैं और उसको इकट्ठा किया जाता है। लेकिन खास बात, ये जो नमक वहां से मिला है उसमें CaCl2, MgCl2 की बहुत सारी इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है, इसलिए उस सॉल्ट का डायरेक्ट यूटिलाइजेशन नहीं किया जाता। उसके ऊपर HCl गैस पास करा के प्योर NaCl प्राप्त किया जाता है, तो उसको मैन्युफैक्चर होने के लिए कंपनी में भेज दिया जाता है, फिर वहां उसकी साफ सफाई होती है और हमारे घरों तक वो नमक पहुंचाया जाता है। तो ये सोडियम क्लोराइड की कुछ बेसिक बात थी। अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो नमक देखा है सबने, सोडियम क्लोराइड क्या होता है? इट इज व्हाइट इन कलर, और व्हाइट भी कैसा होता है? क्रिस्टल्स होते हैं। इसके पाउडर फॉर्म में होता है क्या? ये नहीं। तो NaCl इज व्हाइट एंड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। ये कैसा है? इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। प्लस ऐसा देखा क्या, नमक को थोड़ा सा गर्म किया और वो मेल्ट हो गया? नो, उसको गर्म करने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। सो वी कैन से दैट इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। और नमक को पानी में डाला करने से हुआ कि ये डिसॉल्व नहीं हुआ। तो अगली प्रॉपर्टी, इट इज सोल्यूबल इन वाटर।
ठीक, तो ये कुछ प्रॉपर्टियां थी इस NaCl की, तो वो बात होगी। दूसरा, NaCl का अगर आप एक्विस सॉल्यूशन बनाते तो वो कंडक्ट करता है, देखा होगा, पानी के अंदर नमक डाल के बल्ब जलाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। तो हम ये बताते हैं क्या, सॉल्ट वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात होगी। अब यूजेज की अगर बात की जाए तो सबसे पहला कॉमन सॉल्ट का यूज क्या किया जाता है, तो इन फूड आइटम्स, हम हमारे खाने में इसका उपयोग लेते हैं। दूसरा, इन द प्रिजर्वेटिव्स ऑफ फूड, खाने को बचाने के लिए। आपने देखा होगा जब हमारे घरों में शादियां वगैरह होती है और मिठाई बनाई जाती है, तो मिठाई जब बनाई जाती है तो जो मिठाई की प्लेट है उसके चारों तरफ नमक की बाउंड्री की जाती है। क्यों की जाती है, ताकि किसी भी प्रकार के कोई भी जानवर उस मिठाई की तरफ नहीं आए, या चींटियां जो है वो मिठाई की तरफ नहीं आए। तो प्रिजर्वेटिव इन फूड में भी इसका यूज लिया जाता है। फ्रीजिंग मिक्सचर बनाने के लिए इसका यूज लिया जाता है। कोई भी दो यूज आप याद रखेंगे, थोड़ा सा थ्योरी वाला टॉपिक है ये, तो आप इसको अपनी टेक्स्ट बुक से जरूर पढ़ें, याद रखें। कितने पॉइंट पढ़ने हैं मैं बता चुका हूं, इतने पॉइंट पढ़ने हैं। अब जो हम हमारा अगला टॉपिक ले रहे हैं वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला कंपाउंड है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब सबसे पहली चीज क्या है, इसका कॉमन नेम। कॉमन नेम कास्टिक सोडा। कॉमन नेम क्या है इसका, कास्टिक सोडा। सॉरी, केमिकल फॉर्मूला है इसका NaOH। केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका, NaOH। और केमिकल नेम अगर कोई पूछे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन नेम कास्टिक सोडा, केमिकल फॉर्मूला NaOH। अब 5 पॉइंट मैंने कहा था, 3 पढ़ लिए। चौथा पॉइंट हमेशा हमारा आता है प्रिपरेशन। चौथा पॉइंट क्या आता है, प्रिपरेशन। देखो, प्रॉपर्टीज से किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं आता। प्रॉपर्टीज टेक्स्ट बुक में है, आप पढ़ना, वहां से किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं आता। अगर कोई स्पेशल प्रॉपर्टी तो अलग बात है, बाकी नहीं आता। प्रिपरेशन के लिए आपको याद रखना है, प्रिपरेशन के लिए आपको यहां पर लेना है ब्राइन सॉल्यूशन। ध्यान से देखना, प्रिपरेशन के लिए क्या लेना है, ब्राइन। क्या होता है ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का मतलब क्या, कि आपको NaCl और उसके अंदर क्या मिला देना है, H2। तो ये कहलाता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। और इस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl को हम इन शॉर्ट कह सकते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। तो आपको ये कराओगे तो आपके पास बन जाएगा NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। क्या बन जाएगा, NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ये करना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन आपके पास बनेगी। रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए कि NaCl का जब एक्वस सॉल्यूशन अपन लेते हैं तो 2NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। और NaCl का कराना क्या है, तो इसका आपको कराना है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कराना है, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, ध्यान से समझना। तो आपको करना कुछ एक ऐसा सेटअप लेना है जिसके अंदर आपको कुछ ये वाला काम करना है। आपको एक कंटेनर लेना है, ठीक है। उस कंटेनर के अंदर आपको लगाने हैं 2 इलेक्ट्रोड। क्या लगाना है, 2 इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड आपका हो गया कैथोड। कौन सा हो गया, कैथोड। एक हो गया आपका एनोड, एक हो गया एनोड, ठीक है, ये वाला हो गया। और दूसरा आपको एक और मैं चीज बता देता हूं, एनोड पर हमेशा एक रिएक्शन होती है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन। एनोड पे हर केस में क्या होगा, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे हर केस में क्या होगा, रिडक्शन। हालांकि ये चीज अभी आपके काम की नहीं है, आगे जब 11-12 में जाओगे तो आपको ये डिटेल में पता पड़ेगी और ये रिएक्शन कैसे हुई वो भी आप समझ जाओगे। अभी रिएक्शन में, इसके बाद डायरेक्ट रिएक्शन बता देंगे। पर इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ 9 वोल्ट की बैटरी से आपने जोड़ दिया दोनों इलेक्ट्रोड को, और इस कंटेनर में आपने एक सॉल्यूशन भरा है। कौन सा सॉल्यूशन भरा है, ब्राइन सॉल्यूशन। कौन सा भरा है, ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब क्या है, NaCl प्लस H2। ब्राइन सॉल्यूशन क्या है, NaCl प्लस H2। अब मैं रिएक्शन यहाँ लिख रहा हूं, NaCl प्लस H2 NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। तो क्या होगा, आपके एनोड के ऊपर एक गैस बनेगी जिसका नाम है Cl2, और कैथोड के ऊपर एक गैस बनेगी H2, और यहाँ पर जो ये लिक्विड इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद बचेगा वो कहलाएगा आपका। और कौन सी गैस मिल गई आपको, हाइड्रोजन गैस। अब देखना, इस प्रोसेस का नाम है NaOH क्या है, बेस,
और बेस को हम एक और नाम देते हैं अल्कलाइन, H2 और Cl2। Cl2 गैस है क्लोरीन, तो इसको क्लोरीन गैस बन रही है, एक अल्कलाइन प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर अल्कलाइन प्रोसेस। क्या कहते हैं? क्लोर अल्कलाइन प्रोसेस। देखो ये सारी चीजें टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर ये चीज अगर आपने एग्जाम में बताई तो एग्जामिनर को लगेगा कि वास्तव में बंदे को आता है, बच्चा कुछ जानता है, इतनी सारी नोटबुक उसके पास है, अगर उसको कुछ अलग दिखा तो छोटी मोटी अगर आपकी कोई मिस्टेक है तो वो अवॉइड हो सकती है। इसलिए आप अगर उसको इस तरीके से बताएंगे क्या कि NaCl का H2O जो एक्वस सॉल्यूशन है उसको हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, प्रोसेस का नाम है क्लोर अल्कलाइन प्रोसेस, तो वो जरूर समझेगा कि बच्चे को वास्तव में कुछ आता है। तो ये चीज की प्रिपरेशन मेथड है। अगला आता है इनकी प्रॉपर्टीज। क्या आता है? प्रॉपर्टीज हालांकि आप लोगों ने देखा होगा NaOH, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता है तो जब भी स्कूलें खुलेंगी आप अपने अपने केमिस्ट्री लैब में जाएं और वहां पर NaOH पढ़ा होगा, आप उसको देखें तो क्या होगा। NaOH आप लोगों ने देखा होगा, हमारे घरों में चिवड़ा बनाने के लिए साबुदाने आते हैं, ठीक है, वो साबुदाने कैसे होते हैं? ठीक उसी तरीके का NaOH होता है, लेकिन इसका टच जो होगा वो सोपी होगा। सोपी मतलब साबुन जैसा, सॉफ्ट एकदम, तो सोपी टच होगा और वो दानेदार होगा, इसलिए इसको कहते हैं इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सोपी सॉलिड। कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है, क्रिस्टलाइन होता है और उसका सोप जैसा टेस्ट मतलब टच होता है। अगला, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई होता है, अप्रोक्स 500 केल्विन, 500 केल्विन तक इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है? इट इज सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। तो क्या बात बताई अपन ने? व्हाइट सोपी सब्सटेंस, व्हाइट सोपी सब्सटेंस पहली चीज, दूसरा हाई मेल्टिंग पॉइंट, थर्ड सोल्यूबल इन वाटर, थर्ड क्या है? सोल्यूबल इन वाटर। और ये याद रखना, सोल्यूबल इन वाटर NaOH को जब आप वाटर में ऐड करोगे तो ये क्या करता है? हीट रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? हीट रिलीज करता है। मतलब आप एक ग्लास में पानी लीजिए, उसमें अपना हाथ डाल के टेम्परेचर चेक कीजिए, कम होगा, अब आप उसके अंदर 5 ग्राम NaOH डाल दो और NaOH डिजोल्व होने के बाद फिर उस पानी में हाथ डालो, पानी का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, पानी गर्म हो जाएगा। क्यों हुआ? बिकॉज जब वाटर में हम NaOH को सोल्यूबल करते हैं तो वो क्या करता है? हीट रिलीज करता है। ये प्रोसेस कैसी है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जिस वजह से वो पानी जो है वो टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। अगला चीज है इट इज आयनाइज्ड इन वाटर। ये क्या करता है? NaOH वाटर में आयनाइज होकर क्या बना देता है? Na प्लस OH माइनस। ये आयनाइज होकर क्या बना देता है? NaOH प्लस OH माइनस। साथ ही NaOH क्या है? इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस हुज pH इज 14। इसकी pH कितनी होती है? 14। और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है जिस टूटकर Na प्लस बनाता है, OH माइनस बनाता है। तो ये तो बात होगी किसकी? सोडियम हाइड्रोक्साइड की। किसकी बात हो गई? सोडियम हाइड्रोक्साइड की। अगर अगला एग्जांपल अपन इसकी प्रॉपर्टीज की बात हो चुकी है, अगला आपका मिलेगा अपन इसका यूज। तो इसका यूज आपको पता होना चाहिए कि इसका यूज है तो सोप इंडस्ट्री में लिया जाता है, दूसरा इसका यूज केमिस्ट्री लैब के अंदर रिएजेंट के रूप में लिया जाता है, तीसरा एल्यूमिनियम का एक और होता है बॉक्साइट, तो बॉक्साइट के मेटलर्जी में इसका यूज लिया जाता है। ये 2-3 यूज तो आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा भी 4-5 यूज आपके टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं, आप चाहे तो वहां से यूजेस पढ़ सकते हैं। 5 पॉइंट मैंने आपको बताया, वो 5 पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ने ही है। अगला जो हम ले रहे हैं वो है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। अगला क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, इसका केमिकल फॉर्मूला, सबसे पहली चीज क्या? केमिकल फॉर्मूला CaOCl2, केमिकल फॉर्मूला CaOCl2। अगला है इसका केमिकल नेम। केमिकल नेम होगा इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिकल नेम क्या है इसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिकल फॉर्मूला CaOCl2, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये चीज याद रखना, ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? फॉर्मूला भी नहीं दे रखा होगा, फॉर्मूला दे रखा होगा तो नाम याद भी आ जाएगा, लेकिन सीधा पूछेगा ये क्या है इसका कॉमन नेम, ये इसका केमिकल फॉर्मूला, ये इसका केमिकल नेम। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? सीधा प्रश्न आएगा।
अब आपको क्या करना है, इसका प्रिपरेशन मेथड, क्या कैसे बनाओगे इसको, इसके प्रिपरेशन मेथड आपको याद रखना है। आपको क्या लेना है, स्लेक्ड लाइन लेना है। क्या लेना है, स्लेक्ड लाइन। स्लेक्ड लाइन का मतलब है CaOH होल ट्वाइस। क्या लोगे, स्लेक्ड लाइन, इसको अपन कहते हैं स्लेक्ड लाइन। क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइन। ये इसका कॉमन नेम है, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल नेम क्या है इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन नेम स्लेक्ड लाइन। और इसके ऊपर आपको पास करनी है क्लोरीन गैस। क्या पास करनी है, क्लोरीन गैस। जैसे ही आप स्लेक्ड लाइन के ऊपर क्लोरीन गैस पास करोगे तो ये बना देगा CaOCl2। क्या बना देगा, CaOCl2 प्लस H2, साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। तो ये आपके पास बन गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये आपका प्रिपरेशन मेथड था ब्लीचिंग पाउडर का। कैसे बनाओगे, तो स्लेक्ड लाइन के ऊपर क्लोरीन गैस पास करेंगे। अगला आता है आपकी इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ये क्या है, सबसे पहला येलो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। ये कैसा है, येलो सॉलिड सब्सटेंस। कैसा है, येलो कलर का है और सॉलिड होता है। दूसरा सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर। ये क्या करता है, सोल्यूबल होता है किसमें, कोल्ड वाटर में। कोल्ड वाटर में ये सोल्यूबल होता है। तीसरा रिलीज Cl2 गैस ऑन रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। जब आप इसकी रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ कराते हो, एग्जाम्पल के लिए आपने सबसे पहले ले लिया CaOCl2 प्लस H2SO4। दूसरा आपने ले लिया CaOCl2 प्लस HCl। ये रिएक्शन कराते हो आप, तो क्या होगा, ये H2 तो जुड़ जाएगा O के साथ, तो एक तो आपका क्या बन गया H2O। ये Cl2 फ्री गैस रिलीज हो जाएगी Cl2, और ये Ca इसके साथ मिलकर बना देगा CaSO4। क्या बना देगा, CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl2। ये Ca इस Cl के साथ मिलकर बना देगा CaCl2, साथ में क्या बन जाएगा H2O, और साथ में Cl2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो ये तीन प्रॉपर्टी, पहला येलो कलर का होता है, सोल्यूबल होता है कोल्ड वाटर में, और इसकी रिएक्शन जब हम एसिड के साथ कराते हैं तो ये क्या करता है, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके Cl2 गैस बनाता है। और अगली खास बात सुनना, यहां से ये जो Cl2 गैस, इससे निकलने वाली जो Cl2 गैस, इसकी खास बात ये है कि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके नेसेंट ऑक्सीजन बनाती है। क्या बनाती है, नेसेंट ऑक्सीजन। इसको हम कहते हैं नेसेंट। नेसेंट का मतलब होता है नवजात। नेसेंट का मतलब क्या होता है, नवजात। ये Cl2 जो यहां से निकल रही है, कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर से बनने वाली Cl2 ऑक्सीजन वाटर के साथ मिलकर नेसेंट ऑक्सीजन बनाती है। और ये क्या करता है, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है इसको ब्लीच करने में काम में लिया जाता है। मान लो कोई कलर्ड सब्सटेंस है, ठीक है, उसके साथ अगर ये ऑक्सीजन मिल जाती है तो वो सब्सटेंस कलरलेस बन जाता है। क्या हो जाता है, कलरलेस। खास बात, ये ऑक्सीजन जब किसी कलर्ड कंपाउंड के साथ मिल जाता है तो वो कंपाउंड क्या बन जाता है, कलरलेस। क्या हो जाता है, कलरलेस। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज, किसकी, तो ब्लीचिंग पाउडर की। अगला इसकी यूज है, तो इनका यूज लिया जाता है ब्लीचिंग पर्पज से लिया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। और क्या यूज है इसके, तो ऑक्सीडेंट के रूप में इनका यूज लिया जाता है, इंसेक्टिसाइड के रूप में इनका यूज लिया जाता है। तो ये कुछ यूजेस है, और एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट ब्लीचिंग पाउडर का यूज लिया जाता है। तो इसको आप अच्छे से देखेंगे, इनके यूजेस टेक्स्ट बुक से आप पढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ब्लीचिंग पाउडर। अगला जो हम लेने जा रहे हैं वो है बेकिंग सोडा। अगला जो है वो है बेकिंग सोडा की बात करेंगे हम। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इसका कॉमन नेम है बेकिंग सोडा। केमिकल फॉर्मूला इसका है NaHCO3। केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। और इसका केमिकल नेम अगर पूछा जाए, केमिकल नेम है इसका, तो केमिकल नेम होगा इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। कॉमन नेम बेकिंग सोडा, केमिकल फॉर्मूला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कॉमन नेम बेकिंग सोडा, केमिकल फॉर्मूला NaHCO3, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहां तक की बात हो गई। इट इज नोन एज सोडा ऑफ फूड। इसको क्या कहा जाता है, खाने का सोडा भी कहा जाता है, या इसको मीठा सोडा भी हम जनरली कहते हैं, ठीक।
दूसरा, इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, NaCl प्रिपरेशन मेथड इसकी, NaCl में डालना है आपको H2O, साथ में CO2 और अमोनिया। याद रखें, NaCl में डालना है H2O, CO2 और ये, तो एक तो बन जाएगा इसके अंदर NH4Cl। क्या बन जाएगा, NH4Cl, अमोनिया क्लोराइड, और साथ में बन जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। साथ में क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये थी इसकी प्रिपरेशन मेथड। अगला जो है पहली प्रिपरेशन मेथड, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 प्लस NH3, इस तरीके से आप ये बना सकते हो। दूसरी प्रिपरेशन मेथड, एक और तरीका है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने का। उसके लिए आपको क्या करना है, सोडियम कार्बोनेट लेना है। क्या लेना है, Na2CO3, और इसके अंदर CO2 पास करनी है। क्या करनी है, CO2 पास करनी है। मैंने क्या कहा, लेना क्या है, सोडियम कार्बोनेट, और उसके अंदर से CO2 गैस जैसे आप पास करोगे तो ये बन जाएगा 2NaHCO3। क्या बन गया, 2NaHCO3। तो इस तरीके से भी आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना सकते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट जिसको कहते हैं बेकिंग सोडा, और वो बनाने का तरीके दो पढ़े हमने। पहला तरीका हमने पढ़ा NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, तो बन जाएगा NH4Cl प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दूसरा तरीका, सोडियम कार्बोनेट के ऊपर CO2 गैस पास करेंगे तो भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। दूसरा, कि अगर आपको बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टी पूछा जाए तो कैसा होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैसा होता है ये, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखा होगा सबने घरों में, ये तो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, और मैंने इसका एक टास्क भी आपको दे रखा है, ठीक है। तो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा, लेस सोल्यूबल इन वाटर, लेस सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में ज्यादा ये सोल्यूबल नहीं होता। दूसरी चीज, इसको मान लो आपने हीट किया, क्या किया, 2NaHCO3, इसको अगर आपने हीट किया तो ये बना देगा Na2CO3.H2O प्लस CO2। इसको हीट करने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, इसलिए इसका यूज हम फायर एक्सटिंग्विशर में भी ले सकते हैं, जो मैंने आपको एक टास्क दे रखा है। पर बदनसीबी कि किसी भी स्टूडेंट का वीडियो अभी तक उस टास्क को लेकर नहीं आया है। मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर आज पूरा हो जाएगा, उसके बाद अगले चैप्टर के वीडियो तभी अपलोड किए जाएंगे जब तक आपको दिए गए टास्क के सारे वीडियो हम तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आपके केमिस्ट्री का अगला वीडियो अपलोड नहीं किया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री के वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड हो, तो अब तक दिए गए आपके सभी टास्क के वीडियो जल्दी से जल्दी हम तक पहुंचाए, तो आपकी अगले चैप्टर का वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो अगला देखिए, इसका यूज क्या है, बेकिंग सोडा का यूज क्या है। तो एक तो खाने में इसका यूज किया जाता है, पकौड़ी वगैरह बनाने में, पापड़ बनाने में, ठीक है। दूसरा, इसका यूज किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर किया जाता है, एंटासिड के रूप में इसका यूज किया जाता है एसिडिटी से राहत पाने के लिए। अगला इसका यूज किया जाता है सोडा वाटर बनाने में, कोक सोडा बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो इसके कुछ एक यूजेस आप टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा अगला कंपाउंड जो डेली रूटीन में काम आ रहा था बेकिंग सोडा। अब अगला जो हम ले रहे हैं बेकिंग सोडा के बाद है वॉशिंग सोडा। कौन सा ले रहे हैं, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा अगला जो हमारा है वो है वॉशिंग सोडा, ठीक है। इसका कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा। केमिकल फॉर्मूले की अगर बात करें हम, तो केमिकल फॉर्मूला है इसका Na2CO3.10H2। केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3.10H2। और इसका केमिकल नेम अगर कहा जाए तो केमिकल नेम होगा इसका सोडियम कार्बोनेट। केमिकल नेम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट। और ये .10H2 क्या है, तो पढ़ा चुका हूं मैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब Na2CO3 के एक मोल में 10 मॉलिक्यूल वाटर के प्रेजेंट होंगे, जिसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको हम कहते हैं इट इज द सोडा ऑफ वॉशिंग क्लोथ्स। इसे कपड़े धोने का सोडा भी कहा जाता है। वॉशिंग सोडा के नाम से ही क्लियर है। अगर आपको ये बनाना है तो सोलवे प्रोसेस से इसको बनाया जा सकता है। पहला तो क्या करना है, आपको सोडियम कार्बोनेट लेना है और उसका हाइड्रोलाइसिस करा दोगे। अगर आप सोडियम कार्बोनेट लेकर उसका हाइड्रोलाइसिस करा दें तो ये आपके पास बन गया वॉशिंग सोडा। क्या बन गया, वॉशिंग सोडा। दूसरा आप क्या कर सकते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपके पास था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको आप हीट करेंगे तो आपके पास बन जाएगा Na2CO3.H2O
प्लस CO2। इन दो तरीकों से आप सोडियम कार्बोनेट बना सकते हैं। इन दोनों तरीकों से आप किसी तरीके का उपयोग लें और सोडियम कार्बोनेट बना लें। तो ये तो था केमिकल नेम, कॉमन नेम, केमिकल फॉर्मूला, प्रिपरेशन मेथड। अब आती है इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कैसे है? तो सबसे पहला पॉइंट इस कैसा होता है, तो ये भी कैसा है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। सबसे पहला कौन सा है, ये कैसा है नेचर में, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैसा होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा सोल्यूबल इन वाटर, सबको पता है वॉशिंग सोडा पानी में डालने पर क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है। इसका एक्वस सॉल्यूशन जो है वो नेचर में कैसा होगा, एक्वस सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। मतलब आपने वॉशिंग सोडा लिया, उसको पानी में डाल दिया, तो वो जो बनेगा वो नेचर कैसा बन जाएगा, उसका बेसिक। दूसरा, अगर आपने सोडियम कार्बोनेट को हीट किया, आपने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट को हीट किया, तो हीट करोगे तो क्या होगा, ये वाटर वेपर्स जो है वो इवापोरेट हो जाएंगे, तो आपके पास बन जाएगा Na2CO3 प्लस 10H2। इसको हम कहते हैं सोडा ऐश। क्या कहते हैं, सोडा ऐश। याद रखना, हाउ कैन यू प्रिपेयर सोडा ऐश, तो बाय हीटिंग सोडियम कार्बोनेट या बाय हीटिंग वॉशिंग सोडा। तो ये बात होगी इसकी प्रॉपर्टीज की। अगर इसके यूजेस की बात करें तो इट इज यूज्ड टू वॉशिंग क्लोथ्स, इट इज यूज्ड एज ए डिटर्जेंट, यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। ऐसे कई प्रकार की इसके अलग अलग यूज हैं जो आप टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक से देखकर आप इसको पढ़ लें, यूजेस वगैरह वहां से देख सकते हैं। अब हम लेने जा रहे हैं हमारा अगला टॉपिक। अगला टॉपिक जो है वो है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको हम प्यार से POPB कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का शॉर्ट नेम POP। इसका केमिकल फॉर्मूला अगर जानना हो तो CaSO4 ½ तो इसका केमिकल नेम अगर कोई पूछे, हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। क्या है इसका केमिकल नेम, हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट, या इसको हेमी या हाफ भी कह सकते हो। हाफ हाइड्रेट मतलब वाटर का आधा मॉलिक्यूल है, बाकी CaSO4 है। तो ये POP का केमिकल फॉर्मूला CaSO4 ½ हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। और इसको बनाना है, अगर POP सबसे पहले बनाया गया था पेरिस में। कहां बनाया गया था, पेरिस में, जो कि क्या है, फ्रांस की कैपिटल है। पेरिस में इसको बनाया था और किससे बनाया था, जिप्सम से बनाया था। तो याद रहे जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला है CaSO4.2H2। सेम फॉर्मूला देखो, CaSO4 खाली यहां हाफ था, अगर वहां ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गए तो ये बन गया आपका जिप्सम। क्या बन गया, जिप्सम। जिप्सम को आपने क्या किया, हीट किया। सबसे पहले पेरिस में जिप्सम को हीट करने पर यहां से वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाएगा और बन जाएगा CaSO4.12H2 प्लस 1.5H2O। ये बन गया क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बन गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर आपने इसको और गर्म किया और टेम्परेचर दिया तो ये कंप्लीट वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और एक जला हुआ POP आपके पास बचेगा, जिसको कहते हैं डेड बर्न्ट POP। क्या कहते हैं, डेड बर्न्ट POP के बच जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से आप POP बना सकते हैं। ठीक, अगला अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी पूछे कि कैसी है प्लास्टर ऑफ प्रॉपर्टी की पेरिस, तो ये व्हाइट ग्लोसी, कैसा है, चमकदार सतह है। कैसी है, व्हाइट चमकदार है। इसका उपयोग अगर कोई पूछे तो इसका उपयोग लिया जाता है मूर्तियां बनाने में, टूटी हुई हड्डियों को ज्वाइन करने में लिया जाता है। दूसरा, हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर पानी मिल गया और हम कहते हैं मूर्तियां किसकी बनी हुई है, POP की बनी हुई है। मूर्तियां जिप्सम की बनी हुई है। POP तो कब था, POP हार्ड सब्सटेंस नहीं है, POP सॉफ्ट है। POP कैसा है, सॉफ्ट। ये देखो CaSO4.12H2O, ये तो सॉफ्ट है, लेकिन इसके अंदर आपने क्या मिला दिया, वाटर मिला दिया। क्या मिला दिया, वाटर। जैसे इसके अंदर वाटर मिला तो अब तो POP रहा ही नहीं, ये इसकी प्रॉपर्टी है, POP नहीं रहा, ये क्या बन गया, जिप्सम। क्या बन गया, जिप्सम। और जिप्सम जो है वो हार्ड सब्सटेंस है, इसीलिए यहाँ पर पट्टी जो चढ़ाई जाती है वो जिप्सम की चढ़ाई जाती है। मूर्तियां जो POP के अंदर पानी मिलाया जाता है और वो झाड़ बन जाती है, उसका कारण क्या है, जिप्सम। तो ये था आपका अगला एक टॉपिक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि यहाँ पर आपका पूरा हुआ। अगला टॉपिक हम लेने जा रहे हैं सोप एंड डिटर्जेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट्स। तो ये 10th केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ
का एक लास्ट छोटा सा टॉपिक हमारे पास बचा हुआ है जिसका नाम है सोप एंड डिटर्जेंट्स। तो लास्ट हम पहले सबसे पहले बात करेंगे सोप की, क्या होता है सोप, क्या होता है डिटर्जेंट्स, दोनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सोप एंड डिटर्जेंट टू आर डिफरेंट थिंग्स, दोनों क्या है, अलग अलग चीजें। सबसे पहले जो एग्जिस्टेंस में आया वो था सोप, सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आया वो क्या था, सोप। सोप में कुछ कमी देखी गई, वो जो फंक्शन के लिए सोप को डेराइव किया था उस फंक्शन में कुछ वेरिएशंस आने लगे, इसलिए हमको बाद में डिटर्जेंट्स के बारे में सोचना पड़ा। तो सबसे पहले हम इनकी बात करें तो दीज आर द लैटिन वर्ड, ये दोनों क्या है, लैटिन वर्ड है, इनको लैटिन वर्ड से लिया हुआ है जिसका मतलब है टू वाइप क्लीन, इनका मतलब है टू वाइप क्लीन। मतलब सोप एंड डिटर्जेंट्स दोनों का संबंध है सफाई से, दोनों का संबंध किससे, सफाई। मतलब सोप का फंक्शन भी है क्लीनलीनेस और डिटर्जेंट का फंक्शन भी है टू क्लीन, उनका दोनों का काम एक ही है, सफाई करना। हम ये कह रहे हैं कि सोप भी सफाई करना चाह रहा है, डिटर्जेंट भी सफाई करना चाह रहा है, दोनों का मतलब है क्लीनिंग। तो फिर सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है, सोप में ऐसी क्या कमी रहेगी कि बाद में डिटर्जेंट्स को आना पड़ा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोप की, किसकी बात करेंगे, सोप, सिर्फ और सिर्फ हम सोप की बात करेंगे, ठीक है। सोप क्या है, तो सोप इज ए लॉन्ग alkyl group of fatty acid, it is a long chain of fatty acid, क्या कहेंगे, long chain of fatty acids with potassium and sodium. What are the soap? Soaps are the sodium salts of long chain fatty acids. फैटी एसिड की लॉन्ग चेन बनी हुई है, किससे, पोटेशियम की और Na+ की। ये हमने बात करी थी किसकी, सोडियम एंड पोटेशियम सोल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। अब इस लाइन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ये लाइन नहीं है आपके लिए, एग्जांपल के लिए आगे जाकर आप टॉपिक पढ़ोगे जिसका नाम है कार्बन एंड कंपाउंड्स। क्या नाम है, कार्बन एंड कंपाउंड, जिसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन एटम आपस में जुड़कर बहुत लंबी चेन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बहुत लंबी चेन। अब मैं ये कह रहा हूं फैटी एसिड्स, क्या कह रहा हूं मैं, फैटी एसिड्स। अब फैटी एसिड का मतलब क्या होता है, तो एक तो होता है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम कहते हैं, जिसका सिंबल है COOH। जब COOH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है आपका एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, तो क्या होगा, ऐसी बहुत बड़ी कार्बन की एक चेन बनेगी जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा होगा, और इस एसिड के अंदर सॉल्ट किसका बन जाता है, सोडियम एंड पोटेशियम। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन हट जाएगा और इसकी जगह पर आ जाएगा Na, या क्या आ जाएगा, K, क्या आ जाएगा, K। इसको मैं आगे और आपको बनाकर सिखाऊंगा कैसे होता है। अब एग्जांपल के लिए लेते हैं अपन, एक बार आपको इतना मतलब समझ आना चाहिए, व्हाट आर द सोप्स, soaps are the salts of sodium and potassium with higher fatty acids। मतलब ये बहुत बड़ी चेन होती है किसकी, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स की। अब मैं अभी बात कर रहा हूं, यहां तक की बात हम कर चुके हैं, सोप क्या है, ठीक। अब आपको बात करनी है प्रिपरेशन की, क्या बात करनी है, प्रिपरेशन, कि आप कैसे बनाओगे। तो हायर फैटी एसिड्स, तो एग्जांपल के लिए लीजिए, आपने 3 कार्बन को इस तरीके से चेन में जमा रखा है, क्या कर रखा है, 3 कार्बन को इस तरीके से जमा रखा है। इन तीनों के साथ हायर फैटी एसिड, हायर फैटी एसिड मतलब यहां भी जुड़ा हुआ है COOR, यहां भी जुड़ा हुआ है COOR, और यहां भी जुड़ रखा है COOR। R का मतलब क्या है, यहां पर वो भी समझना, R का मतलब है एल्किल ग्रुप, R का मतलब क्या है, एल्किल ग्रुप। अब क्या होता है एल्किल ग्रुप, तो R की जगह आप CH3 भी ले सकते हो, CH3 CH2 भी ले सकते, CH2 CH3 भी ले सकते हो, CH2 CH2 CH3 भी ले सकते हो। ये एल्किल ग्रुप का मतलब आगे हम समझेंगे, लेकिन अभी इतना पता होना चाहिए R का मतलब क्या है, तो R का मतलब है एल्किल ग्रुप, R का मतलब क्या है, एल्किल ग्रुप, ठीक है। अब ये आपके पास है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 4, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2 4, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। इट मींस कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। अब फर्स्ट वाला कार्बन देखो आप कितने बॉन्ड बना रहा है, ये 2 ही बना रहा है, और कार्बन की जो रेस्ट वैलेंसीज है उसको हम सेटिस्फाई करते हैं हाइड्रोजन से।
तो यहां पर आपका आ जाएगा CH2CWR। अब देखिए बीच वाला कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है। कितने बॉन्ड बना रहा है? 3। तो इसको हम कितने हाइड्रोजन लेंगे? एक ही हाइड्रोजन लेंगे। तो ये हो गया इसके 4। और वास्तव में ये किस तरीके से पता है अपन लिखते हैं ऐसे, तो ये C ऐसे था, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। यहाँ पर ये C था तो ये एक हाइड्रोजन, ये 2 बॉन्ड बना रहा है तो इसको मैंने दे दिए 2 हाइड्रोजन। अब देख लो आप, हर कार्बन 4-4 बॉन्ड बना रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबके बन गए 4-4 बॉन्ड। और इसको आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ इस तरीके से लिख रखा है। अब मैं इसको सही ढंग से लिख देता हूँ, समझ में आ चुका होगा अब आप लोगों को। अब मैं इसको सही ढंग से लिख देता हूँ एक बार, ताकि आपको पता पड़े टेक्स्ट बुक में कैसे लिखा हुआ है। CH2 CH CH2, ऐसे आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर लिख रखा है। अब आपको क्या करना है, इसकी रिएक्शन करानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ करानी है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ कराओगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या होगा, आपका यहां से टूटेगा ये, हर एक चेन यहां से टूटेगी ये इस तरीके से। कैसे टूटेगा? यहां से टूटेगा इस तरीके से। तो ये जो टूटेगा तो आपके पास बनेगा क्या? तो आपके पास बनेगा RCOONA। क्या बनेगा? इस तरीके से इतना भाग अलग हो जाएगा। क्या होगा? इतना भाग अलग होगा। और कैसे टूटेगा वो देखना। यहां से जब टूटेगा तो इसके साथ तो क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज। तो यहां से Na+ जाकर जुड़ जाएगा और ये OH यहां पर तीनों जगह जुड़ेगा। तो कितने OH चाहिए आपको? 3 OH और 3 Na। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा बैलेंस करने के लिए? 3Na। ध्यान से समझना। अब आपके पास क्या हुआ? RCOO और Na। RCOO एक Na, RCOO दूसरा Na, RCOO तीसरा Na। टोटल कितने बने? 3 बन गए RCOONA। ठीक है। और एक आपके पास अगला क्या, उधर से क्या बचा था? खाली CH2। यहाँ क्या बचा? CH। यहाँ क्या बचा? CH2। यहां से कितने बचे हुए? 3 OH बचे। एक OH यहां जुड़ेगा, एक OH यहां जुड़ेगा, एक OH यहां जुड़ेगा। इसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल। क्या कहते हैं? ग्लिसरॉल। और ये आपका जो बना है वो है सोप। ये क्या बन गया आपका? सोप। तो देखो, इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड। तो आ गया सोडियम यहां पर, तो ये बन गया आपके पास क्या? सोप। तो इस तरीके से हम सोप का फॉर्मेशन करते हैं। अब सोप के फॉर्मेशन के बाद अब आपको मैं 2 एग्जांपल यहां पर नोट करवा रहा हूं कि जनरली सोप के रूप में कौन कौन से लिए जाते हैं। तो कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन की चेन रहती है, तो वो मैं लिखवा रहा हूं। एक तो है C17H33। एक कौन सा है? C17H33। और एक है C15H31। एक कौन सा है? C17H33। एक है C15H31। और यहां तो क्या आ जाएगा? COONA। यहां भी क्या आ जाएगा? COONA। इस तरीके से आपके पास ये बनेगा। ये क्या हो गया आपके पास? इसको हम कहते हैं सोडियम स्टीयरेट। क्या कहते हैं? सोडियम स्टीयरेट। और इसको हम कहते हैं सोडियम पैल्मिटेट। इसको हम क्या कहते हैं? सोडियम पैल्मिटेट। ये दोनों एग्जांपल आप नोट करके रखें अपने पास, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल। कारण कि ये टेक्स्ट बुक में आपके नहीं दे रखे हैं। और जब भी एग्जाम में आया आपका व्हाट डिफरेंशिएट बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, सीधा प्रश्न आता है यहां से। या तो ये आएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, या दूसरा प्रश्न आता है एक्सप्लेन द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। साबुन सफाई कैसे करता है ये बताइए। या आता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मिसेल फॉर्मेशन। तो ये दोनों एग्जांपल सोप के आपको याद रखने हैं। जनरली आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, फिर भी आपको बताया। और अगर आप ये लिखते हो तो एग्जामिनर के माइंड के ऊपर बहुत ज्यादा सेटअप होता है कि बच्चे को कुछ हटकर भी पता है। ये तो बात होगी सोप की एग्जांपल्स की। अब आगे हमको बात करनी है सोप के बारे में, कुछ और जनरल बात करते हैं कि सोप अगर सारा काम कर देता तो सोप के बाद आगे जरूरत ही नहीं पड़ती डिटर्जेंट को आने की। लेकिन यहाँ पर बात क्या हुई कि जब भी हम सफाई करते हैं तो साबुन जब हम लगाते हैं, क्या करते हैं? सफाई करने के लिए साबुन लगाते हैं। तो क्या होता है, ये जो सोप है वो हार्ड वाटर के साथ प्रिसिपिटेट बना देता है। क्या बना देता है? प्रिसिपिटेट। यहां पर एक नया वर्ड है प्रिसिपिटेट, जिसको पीपीटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीपीटी। क्या होता है पीपीटी? तो पीपीटी इज अ इनसोल्यूबल सॉल्ट। पीपीटी क्या है? इनसोल्यूबल
सॉल्ट। तो क्या होता है, जब भी सोप अप्लाई किया जाता है फिर इसके ऊपर पानी डालते हैं, और जैसे ही पानी डालते हैं तो क्या होता है, लेदर बनना चाहिए। अपन क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि जितने अच्छे से जाग बनेंगे उतने अच्छे से साफ सफाई होगी। लेकिन सोप क्या करता था कि जनरली जो वाटर कुछ पानी के साथ तो वो अच्छे से जाग बना रहा था, और कुछ पानी के साथ वो जाग नहीं बना रहा था। तो फिर पता पड़ी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटर विच इज नोन एज सोप्ड वाटर एंड हार्ड वाटर। दूसरा कौन सा है, हार्ड वाटर। ठीक है, तो जनरली सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। तो सोप क्या कर रहा था, सॉफ्ट वाटर के साथ तो ये क्या कर रहा था, इजीली फॉर्म लेदर, ये आसानी से क्या बना रहा था, जाग बना देता था। बट यहां पर क्या था, हार्ड वाटर के साथ कांट फॉर्म लेदर, ये आसानी से यहां पर जाग नहीं बना पा रहा था। तो ये दोनों के बीच डिफरेंस है। तो दूसरा कि सॉफ्ट वाटर क्या था, सॉफ्ट वाटर फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, यहां पर किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटीज नहीं थी। सॉफ्ट वाटर में क्या था, इट इज फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, यहां पर किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटीज नहीं थी। लेकिन अगर हार्ड वाटर की बात की जाए तो इट कंटेन्स, हार्ड वाटर की बात की जाए तो इट कंटेन्स क्या था, इट कंटेन्स इम्प्योरिटीज। किसकी इम्प्योरिटीज, मोस्ट इंपोर्टेंट आगे आएगा सीनियर क्लासेस में भी, Ca+2 और Mg+2। किसकी इम्प्योरिटी होती है हार्ड वाटर में, Ca+2 और Mg+2। मतलब सॉफ्ट वाटर तो क्या कर रहा था, आसानी से क्या बना रहा था, लेदर बना रहा है। हार्ड वाटर जो है वो आसानी से लेदर नहीं बना रहा है। क्यों नहीं बना रहा है, क्योंकि इसके अंदर इम्प्योरिटी Ca+2 और Mg+2 जो सोप के साथ मिलकर प्रिसिपिटेट बना देते हैं। तो ये कारण था हार्ड वाटर के साथ जो है वो सोप आसानी से लेदर नहीं बना रहा था। तो फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कुछ एक टेक्निक्स है जो 11th में आपको पढ़नी है, अभी नहीं पढ़नी है, मैं जनरली बता देता हूँ कि द हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड। हार्डनेस ऑफ वाटर को हम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंप्योरिटीज दो प्रकार की होंगी। कुछ तो इंप्योरिटी होती है टेम्परेरी और एक आध इंप्योरिटी होती है परमानेंट। कौन सी होती है, परमानेंट। तो टेम्परेरी इंप्योरिटीज को तो आप इजीली बॉइल करके या बाय यूजिंग एनम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर परमानेंट इंप्योरिटीज है तो इसके लिए केल्विन मेथड, जियोलाइट मेथड, ऐसे कुछ मेथड दे रखे हैं क्लास 11th के अंदर। तो उस तरीके से, और देखो सीधी सी बात है, मैं ये कह रहा हूं कि इंप्योरिटी का कारण क्या है, ये दोनों। तो आप इंप्योरिटी को हटाने के लिए खाली इतना ही कोशिश करोगे कि कैसे भी तरीके से इन दोनों को या तो हटा दिया जाए। पहला काम क्या सोचोगे आप, कि अगर जैसे हम अगर सोचे हमारे घर पे कोई शादी का कार्यक्रम है और हमारे घर पे शादी का कार्यक्रम में हमें ऐसा डाउट रहे कि मेरा कार्यक्रम ये दो लोग बिगाड़ सकते हैं, तो एग्जाम्पल यहाँ पर वो बिगाड़ने वाले कौन है, ये दो लोग। तो हमें अगर हमारा प्रोग्राम सुधारना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इन दोनों को इन्वाइट ही नहीं करें। सबसे पहली चीज, पहला काम क्या करें, या तो इन दोनों को इन्वाइट नहीं करें, और गलती से अगर हमें इन्वाइट कर दिया है तो हम इन दोनों को कहीं ना कहीं भेज दें कि भाई आप उधर चले जाओ ना, आप इधर चले जाओ, पहला काम। दूसरा ऑप्शन ये कि या तो इन दोनों को रिमूव कर दो या इन दोनों का बिजी रखो। क्या करो, बिजी रखो, किसी और चीज को बिजी कर दो ताकि यहाँ पर आपका काम हो जाए। तो बस ये दो तरीके हैं जो आगे 11th में आप पढ़ोगे। अभी आपको इतना डीपली नहीं जाना है, हमें खाली इतना पता है कि सोप जनरली क्या करता है। तो ये कारण था कि सोप प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, इसलिए किसको आना पड़ा बाद में, लेटर ऑन आना पड़ा डिटर्जेंट्स को। किसको आना पड़ा, डिटर्जेंट्स को। मैं आगे बात करूंगा, हाँ सोप का टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। क्लीनेजिंग एक्शन ऑफ सोप, मिसेल फॉर्मेशन जो आपका अगला टॉपिक है, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन अभी अपन बात करेंगे कि अब किसका आगमन हुआ, डिटर्जेंट्स का। तो डिटर्जेंट्स कैसे आए, तो डिटर्जेंट्स से क्या बताया वो हम बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिटर्जेंट्स। तो अब देखो, सोप में हमने क्या कहा था, सोप्स आर द सोल्ट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम विथ हायर फैटी एसिड्स। अगर मैं डिटर्जेंट्स की बात करूं, व्हाट आर डिटर्जेंट्स, तो डिटर्जेंट्स आर सोडियम एल्किल सल्फेट ROSO3Na, सबसे पहला। दूसरा, डिटर्जेंट्स आर सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट RC6H5SO3Na। आई होप आपको शायद दिख नहीं रहा होगा क्योंकि इंक कम हो चुकी है। हम इसको रिफिल कर देते हैं पहले। तो
सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट RC6H5SO3 तो डिटर्जेंट्स दो प्रकार के मतलब जनरली ये डेफिनेशन होगी, वहां पर जो हम बोल रहे थे सोप के बारे में, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिटर्जेंट्स आर सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। इसके अलावा भी बहुत तरीके के अलग अलग डिटर्जेंट्स होते हैं जो हम देखते भी। अब आपको क्या बताना है कि डिटर्जेंट्स में ऐसी क्या खास बात थी जो सोप की उसने रिकवरी कर दी। तो यहां पर क्या होगा, ये जो सल्फोनेट है, ठीक है, वो क्या करेंगे, दीज आर सब्स्टिट्यूटेड बाय Ca+2 और Mg+2 के द्वारा ये सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, जिससे कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फोनेट आसानी से बन जाते हैं। तो मैंने क्या कहा था, हार्डनेस इन दोनों के कारण थी, इन्होंने क्या किया, इन दोनों को बिजी कर दिया। अब इन दोनों को बिजी कर दिया तो सफाई का काम आसानी से हो जाएगा। इस वजह से डिटर्जेंट्स आर बेटर इंप्रूवमेंट एज कंपेयर टू सोप। यही कारण होता है कि आज भी हम कपड़ों को धोने से पहले डिटर्जेंट में भिगोकर रखते हैं। जनरली डिटर्जेंट्स को हम कहते हैं सोप लेस सोप, मतलब ये है तो साबुन की तरह ही काम कर रहा है, काम तो साबुन का ही कर रहा है सफाई, लेकिन वो साबुन नहीं है। तो है साबुन का ही काम कर रहा है बट साबुन नहीं है, इसलिए इसको कहा जाता है सोप लेस सोप। याद रखना, डिटर्जेंट्स आर जनरली नोन एज सोप लेस सोप। हिंदी में इसको कहा जाता है साबुन रहित साबुन, ठीक है। तो ये बात होगी किसकी, डिटर्जेंट्स की। तो ये जो प्रॉब्लम एक आ रही थी हार्ड वाटर की वजह से, उसको ओवरकम किया किसने, डिटर्जेंट ने। अब एक बात और याद रखना, लेकिन इससे एक इश्यू ये आया कि इसके अंदर ये जो सल्फोनेट की जो चेन थी, उस लॉन्ग एल्किल ग्रुप को डिकम्पोज करना, लॉन्ग एल्किल ग्रुप को डिकम्पोज करना बैक्टीरिया के बस की बात नहीं थी। बैक्टीरिया कैन नॉट डिकम्पोज द लॉन्ग एल्किल ग्रुप ऑफ सल्फोनेट्स। सल्फोनेट की चेन को ये आसानी से डिकम्पोज नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक मेजर इश्यू आने लग गया किसका, वाटर पॉल्यूशन। किसका आने लग गया, वाटर पॉल्यूशन। तो ठीक है, तो ये क्या करता था, बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज नहीं कर सकता आसानी से, इसलिए वाटर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम इश्यूज आने लगे। और साथ ही साथ क्या हुआ, बैक्टीरिया कुछ मरने लगे इसकी वजह से। तो देखना, आज भी आप लोग याद रखना, कभी भी डिटर्जेंट का यूज टॉयलेट क्लीनिंग में यूज नहीं किया जाता, टॉयलेट साफ करने में कभी भी डिटर्जेंट का यूज नहीं किया जाता। इसलिए नहीं किया जाता है यार, डिटर्जेंट वाला पानी भी कभी भी टॉयलेट में नहीं फेंकते। और अगर आपको नहीं पता हो तो याद रखें कि कभी भी डिटर्जेंट वाला पानी टॉयलेट में नहीं फेंकें, डिटर्जेंट से टॉयलेट कभी साफ नहीं करें, अदरवाइज क्या होगा, टैंक भरने की या टैंक से बदबू मारने की समस्या आ सकती है। कारण कि जितना भी वेस्ट मटेरियल उसके अंदर जा रहा है वो डिकम्पोज हो रहा है, गैस बाहर आ रही है। अगर बैक्टीरिया ही नहीं रहेंगे अंदर तो डिकम्पोज नहीं होगा, और डिकम्पोज नहीं होगा तो टैंक पूरा भर जाएगा। तो ये समस्या आती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम इश्यूज आने लगे। लेकिन फिर क्या हुआ, शॉर्ट चेन के डिटर्जेंट यूज लेने लगे, शॉर्ट चेन के डिटर्जेंट, ताकि आसानी से बैक्टीरिया उसको क्या कर दे, डिकम्पोज कर दे। तो ये बैक्टीरिया की बात होगी, डिटर्जेंट्स की बात होगी। अब अपन बात करते हैं क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप, जो आपका अगला टॉपिक है, या जिसको हम कहते हैं मिसेल फॉर्मेशन। क्या कहलाता है, मिसेल फॉर्मेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन बनने लायक टॉपिक है, यहां से प्रश्न आसानी से बन सकता है। टॉपिक का नाम मैं बता देता हूं, क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप, सोप का क्लीनिजिंग एक्शन, साबुन सफाई कैसे करता है उसकी हम बात करेंगे। तो मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, RCOONA, ये आपका क्या है, फॉर्मूला ऑफ सोप, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको जैसे ही पानी में डाला तो ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। टूटेगा कुछ इस तरीके से, RCOO माइनस प्लस Na क्या बनना, ये RCOO माइनस Na। अब एग्जांपल के लिए या R कुछ भी हो सकता है, R क्या है, हाइड्रोकार्बन, एल्किल ग्रुप है। अब एल्किल ग्रुप क्या था, तो देखिए एक कोई भी फॉर्मूला आप ले लीजिए, मैंने अभी आपको बताया था C17H35 वाला ले लीजिए। कौन सा ले लीजिए, R की जगह मैंने क्या लिख दिया, अब C17H35, बाकी एज इट इज लिख रहा हूं मैं, C है। तो ये कैसे टूटेगा, C17H35 COO माइनस प्लस Na, मतलब ये इसकी आइडेंटिटी है R, ऐसे। अब R का मतलब कोई फिक्स नहीं है, 1735, कितने भी कार्बन हो सकते हैं, कितने भी हाइड्रोजन हो सकते हैं, लॉन्ग चेन होनी चाहिए जितनी भी ज्यादा। तो अब क्या होगा, ये बना आपके पास काम की चीज, ये क्या बना, काम की चीज। अब ये क्या होगा, इस तरीके से एक संरचना मानते हैं हम, क्या मानते हैं, इस तरीके से ये होगा, और यहां है क्या, COO माइनस, यहां क्या है, COO माइनस। अब एग्जैक्टली ये वास्तव में क्या है,
तो ये जितने भी एंड है ना वहां पर क्या है पता है, कार्बन है। क्या है? कार्बन। ये जितने भी आपको एंड दिख रहे ना, चोटियां, वहां पर सब जगह क्या है? कार्बन। जैसे कि पहला कार्बन तो आपका होगा यहाँ पर CH3, दूसरा कार्बन होगा आपका यहाँ पर CH2, फिर ये CH2, 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 CH2। अच्छा, ऐसे ऐसे कब तक करोगे आप? जब तक 17 कार्बन आपके नहीं निकल जाए। और आप गिन के देख लो, आप ऐसे घर पे ट्राई कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 किया मैंने, 17 करूंगा तो हाइड्रोजन भी फिक्स आएंगे 35, ज्यादा आ ही नहीं सकते। याद रखना 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो इस कार्बन के 2 ये रहे तो 2 ही हाइड्रोजन दे रहा हूँ। इस कार्बन का एक ही बॉन्ड बन रहा था, इसमें मैंने यहाँ 3 हाइड्रोजन दिए, तो कार्बन के 4-4 बॉन्ड बनाते जाओ। तो इस तरीके से एक संरचना बनती है। पर आप लोग याद रखें, आपको ऐसा गिन कर नहीं बनाना, ठीक है ना? गिन कर नहीं बनाना है, हम जनरली बताना चाह रहे हैं, तो कभी भी गिन कर नहीं बनाए, हम तो सिंपल बता रहे हैं। ये कैसे बनी वो मैंने बता दिया। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी एक संरचना बनेगी, ठीक है, जिसके अंदर ये क्या हो गया, COO-। तो आपके इसके 2 एंड बनेंगे। कितने बनेंगे? 2 एंड, जिसमें एक तो कहलाएगा आपका हाइड्रोफोबिक एंड। एक क्या कहलाएगा? हाइड्रोफोबिक एंड। और ये आपका क्या है? हाइड्रोफिलिक एंड। ये आपका क्या है? हाइड्रोफिलिक एंड। ध्यान से समझना, ये आपका क्या है? हाइड्रोफोबिक एंड। ये आपका क्या है? हाइड्रोफिलिक एंड। ठीक है, अब ये हाइड्रोफोबिक एंड में क्या है आपका? एल्किल ग्रुप। कौन सा है? एल्किल ग्रुप, जो कैसा है? नॉन पोलर एंड। कैसा एंड है? नॉन पोलर एंड। मतलब एल्किल ग्रुप C17H35, ये आ रहा है ना आपका C17H35। मैंने ये जो संरचना बनाई ना वो सिर्फ ये इसकी है, Na+ नहीं है अब इसमें। तो आप देखिए C17H35, इसमें क्या आपको 2 पोल दिख रहे हैं क्या? पोल मतलब 2 ध्रुव। मैग्नेट लिखते तो मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। क्या इसमें कोई 2 पोल है क्या? नहीं। तो ये कैसा है? नॉन पोलर, किसी भी तरीके के पोल नहीं बन रहे। और ये आपका क्या कहलाएगा? पोलर एंड। क्या कहलाएगा? पोलर एंड। देखो यहाँ पर एक चार्ज जनरेट होता है, और जहां पर भी चार्ज जनरेट होता है वो मॉलिक्यूल कैसा बन जाता है? पोलर। तो यहां पर आपके 2 पोल बन गए, ठीक है। अब क्या होगा? एक तो है आपके पास पोलर एंड, एक है आपके पास नॉन पोलर एंड। पोलर एंड को मैंने कहा हाइड्रोफिलिक एंड। क्या कहा है? हाइड्रोफिलिक। मतलब क्या होगा? ये वाटर लविंग होगा। क्या होगा? वाटर लविंग। कैसा होगा? वाटर लविंग। हाइड्रो का मतलब है वाटर, फिलिक का मतलब है अफेक्शन, अट्रैक्शन। तो पानी की तरफ ये अट्रैक्ट होगा, मतलब ये कैसा है? वाटर लविंग। ये क्या? हाइड्रोफोबिक। फोबिक का मतलब है डर। तो ये कहलाएगा आपका वाटर हेटिंग। क्या कहलाएगा? वाटर हेटिंग। मतलब ये पानी से दूर भागेगा, और ये वाला एंड आपका जो होगा वो पानी की तरफ भागेगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, उसका भी कारण बता रहा हूं। तो ये कैसा है? पोलर, और ये भी कैसा है? पोलर। ध्यान से देखना, वाटर भी कैसा होता है? पोलर होता है। कैसा होता है पोलर? वाटर का ये रहा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऑक्सीजन के ऊपर तो आता है नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो बन गए 2 पोल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये भी पोलर और ये भी पोलर। और हमारे केमिस्ट्री का एक रूल है, मैं यहां लिख रहा हूं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। मतलब ये कि जो जैसा होगा वो वैसे को ही अपने अंदर ले लेगा। तो ये भी पोलर, ये भी पोलर, तो ये पानी की तरफ खींचा जाएगा। लेकिन यहां देखो, ये नॉन पोलर और पानी कैसा है? पोलर। तो ये दोनों अपोजिट है, मतलब ये पानी से दूर भागेगा। तो क्या होगा? ये वाला सीधे की क्या होगी खास बात? इट इज सोल्यूबल इन वाटर। ये तो क्या कर जाएगा? वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा। और ये क्या कर जाएगा? इनसोल्यूबल इन वाटर। ये क्या हो जाएगा? इनसोल्यूबल इन वाटर। ये वाटर में क्या हो जाएगा? इनसोल्यूबल। और जो सोल्यूबल हो रहा है वाटर में वो क्या होगा? इनसोल्यूबल। जो वाटर में सोल्यूबल है वो कहां इनसोल्यूबल होगा? इनसोल्यूबल इन ऑयल। और ये क्या होगा? जो इनसोल्यूबल है वाटर में वो क्या करेगा? सोल्यूबल इन। ये कहां सोल्यूबल होगा? बताइए। सोल्यूबल इन ऑयल। ये क्या करेगा? ऑयल में सोल्यूबल होगा। इसको तो हम कहते हैं हेड पार्ट, और इसको हम कहते हैं टेल पार्ट। ये क्या है? पूंछ, और ये है सिरा। इस तरीके से समझने के लिए है जनरली। तो ये पूरी बात होगी किसकी? एक संरचना कि जैसे आपने पानी डाला, ये टूटा, इससे टूटकर ऐसा बनाया, जिससे इसकी ये 2 संरचनाएं बन जाएंगी। एक होगा हाइड्रोफोबिक, एक होगा हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक कौन सा है? तो एल्किल ग्रुप। देखो ना, R C+-, तो C+- ये रहा, तो बचा क्या? R को मैंने क्या कहा था? एल्किल ग्रुप। नॉन पोलर एंड है, वाटर हेटिंग,
इनसॉल्युबल इन वाटर, सोल्युबल इन ऑयल, पोलर एंड वाटर लाइन, सोल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन ऑयल। अब बात करेंगे ये सफाई कैसे करता है। तो एक बार तो ऊपर की चीजें मैं मिटा रहा हूँ, मेरे साथ साथ नोट डाउन करें। देखो नोट डाउन नहीं करोगे तो ये सारी चीजें आपको अंदर नहीं मिलेंगी, आपको कभी भी नोट टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं मिलेंगी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं मिलने वाली। तो आप जब भी वीडियो देखो आप लोग ध्यान रखें। मैं यहाँ पर एक छोटी संरचना बना देता हूँ, ठीक है। ये आपका COO माइनस, ये आपका R, ये कौन सा है हाइड्रोफिलिक, और ये आपका है हाइड्रोफोबिक। चलो ये बात होगी। अब ये कह रहा हूं कि सफाई का काम कैसे होता है, कैसे सफाई होती है उसकी हमें बात करनी है। तो मान लीजिए कि ये किसी भी शर्ट का कोई कपड़ा है और उस कपड़े के ऊपर एक तेल की बूंद गिर गई। क्या गिर गई? ये तेल की बूंद गिरी। इसको मैं लिख लेता हूं, ये क्या है? ऑयल। क्या है? देखना यहां ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑयल ड्रॉपलेट गिरी है, तेल की बूंद गिरी है। आपने क्या किया? उसके ऊपर पानी डाला और उसके ऊपर क्या किया? साबुन लगाना स्टार्ट किया। जैसे ही साबुन लगाया वो टूट जाएगा, इस तरीके की संरचना बनेगी। अब मुझे बताओ, ये तो हाइड्रोफिलिक है, तो ये क्या करेगा? सोल्यूबल इन वाटर। ये तो वाटर में सोल्यूबल होगा, होगा नहीं होगा? और ये क्या होगा? सोल्यूबल इन ऑयल। अब मुझे बताओ, ये वाला सिरा पानी की तरफ भागना चाह रहा है, ये वाला सिरा ऑयल की तरफ भागना चाह रहा है। तो जैसे आप साबुन लगाओगे तो ये पोंछ इस तरफ आएगी या ये सिर इस तरफ आएगा? थोड़ा सा खुद दिमाग दौड़ाओ। ऑब्वियसली जो ऑयल में जाना चाह रहा है, ये तो ऑयल से दूर भाग रहा है, पानी की तरफ जाना चाह रहा है। तो आपका क्या होगा? ये पूंछ वाला भाग, इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूं। ये पूंछ वाला भाग इधर आ गया, ये पूंछ वाला भाग इधर आ गया, ये पूंछ वाला भाग इधर आ गया, ये पूंछ वाला भाग इधर। ऐसे ऐसे क्या होगा? ये ऑयल की बूंद पूरी क्या हो जाएगी? कवर हो जाएगी। ध्यान से देखना, इसे डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक में है, पर बना कैसे वो नहीं बता रखा है। मैं बना कैसे वो समझा रहा हूं, इसलिए अपना पूरा ध्यान यहाँ रखना, अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से टूटा। और ये हेड पार्ट आपका क्या रह गया? ध्यान से समझना, ये क्या हुआ? हेड पार्ट आपका बाहर रह गया। ठीक है, हेड पार्ट पर क्या है आपका? COO माइनस, 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 COO माइनस। इस तरीके से एक संरचना बनेगी। अब क्या करते हो आप? खाली साबुन ही लगाते हो क्या तेल के ऊपर? नो, साबुन लगाया, उसके बाद उसको थोड़ा सा रब किया। रब करने के बाद जो भी ब्रश वगैरह करना हो सब कुछ करके लास्ट में लगाते तो पानी हो। याद करिए, आप पानी डालते हो, ब्रश से साफ करते हो, पानी डालते हो, ब्रश से साफ करते हो। क्यों ऐसा किया जाता है? ये रेगुलर प्रोसेस है और यही कारण है कि जैसे इसके ऊपर अब क्या किया, मान लीजिए साबुन लगाने के बाद आपने इसके ऊपर से क्या डाला? पानी डाला, ऑयल, कपड़े के ऊपर पानी डाला ना ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर। तो मैंने आपको बताया वाटर का स्ट्रक्चर क्या है, तो ये रहा वाटर का स्ट्रक्चर, HOH। ये कैसा है? ऑक्सीजन नेगेटिव, हाइड्रोजन कैसा है? अब देखो, ये रहा वाटर का स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव। अब क्या होगा? हाइड्रोजन पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव पार्ट इस नेगेटिव पार्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा और क्या होगा? ये हाइड्रोजन एक वाटर मॉलिक्यूल यहां आ जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां आया, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां आया, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां आया, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां आया। इस तरीके से इस पूरे मॉलिक्यूल को कवर कर दिया और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है उस स्ट्रक्चर का नाम है मिसेल। क्या कहते हैं इसको? मिसेल। और यही बोर्ड एग्जाम में पूछता भी है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मिसेल फॉर्मेशन। मिसेल फॉर्मेशन की प्रोसेस को बताइए। या आता है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, दोनों एक ही है। और इस मिसेल को कहते हैं हम मैक्रोमोलिक्यूल। ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको? मैक्रोमोलिक्यूल। अब हमने क्या किया? पानी डाला, तो क्या ये पानी इसी कपड़े के ऊपर बना रहेगा क्या? नहीं, हम पानी डालते हैं और पानी को ब्रश से साफ करते हैं, पानी को भगाने की कोशिश करते हैं, उसको मरोड़ के भी पानी निकालते हैं। तो पानी जैसे ही यहां से जाएगा, सुनना ध्यान से, अब सफाई हो रही है, पानी यहां से जाएगा, पानी के साथ क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोफिलिक एंड। ये रहा वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या जुड़ा हुआ है? COO माइनस। वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या जुड़ा हुआ है? COO माइनस। जैसे ही ये वाटर मॉलिक्यूल जाएगा उसके साथ COO माइनस खींचेगा। COO माइनस किससे जुड़ा हुआ है? तो COO माइनस जुड़ा हुआ है एल्किल ग्रुप से। ध्यान से समझना, वाटर जा रहा है, वाटर के साथ क्या जुड़ा हुआ है? COO माइनस। तो वाटर खींचेगा किसको? COO माइनस को। COO माइनस के साथ क्या जुड़ा हुआ है? एल्किल ग्रुप। तो COO माइनस के साथ क्या जाएगा? एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप किससे जुड़ चुका है? ऑयल से।
एल्किल ग्रुप किससे जुड़ चुका है? ऑयल से। तो साथ साथ में एल्किल ग्रुप किसको खींच के ले जाएगा? ऑयल को भी उस कपड़े से अलग करके अपने साथ लेकर चला जाएगा। इस तरीके से सोप अप्लाई करने पर क्लींजिंग होती है, सफाई होती है। तो ये था आपका अगला टॉपिक, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, या इसको हम कहते हैं मिसेल फॉर्मेशन। तो ये आपके 10th साइंस का केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का जो लास्ट टॉपिक था हमारा, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, मिसेल फॉर्मेशन, सोप एंड डिटर्जेंट, यहां पर पूरा हुआ। साथ ही इसी के साथ हमारा 10th केमिस्ट्री का एक चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी यहां पर पूरा होता है। तो मैं आप सभी को विद्यालय मैनेजमेंट की ओर से और मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूं कि लॉकडाउन की समस्या में भी आपने हमारा साथ दिया और हम घर बैठे हमारा एक चैप्टर पूरा करने में सफल हुए। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां और बहुत बहुत आभार। बट यहाँ पर मुझे बहुत खेद भी है। खेद इस चीज का है कि हम घर बैठे आपको इतना सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। मैंने केमिस्ट्री के लिए आपको 3 टास्क दिए, लेकिन दुख इस बात का कि तीनों टास्क में से एक भी टास्क के वीडियो पूरी तरीके से मेरे पास नहीं पहुंचे हैं। पहले टास्क के तो और भी वीडियो मेरे पास आए हैं, लेकिन सेकंड थर्ड टास्क का एकमात्र वीडियो भी मेरे पास अभी तक नहीं आया है। आपसे हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज 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 आपको जो टास्क दिए हुए हैं उन टास्क के आप वीडियो बनाकर मुझे भेजें। कारण कि अब आपके 10th का अगला वीडियो तभी अपलोड होगा जब आपके टास्क के वीडियोस हमारे पास आएंगे। जी बिल्कुल, आप फिर ध्यान से सुने, 10th का अगला वीडियो तभी अपलोड होगा जब आपको दिए गए टास्क के वीडियो मुझे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें 8387907996। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8387907996। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे वीडियो। और अगर आपको प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। कॉल कर मुझसे बात करें 6350216988। ये मेरा कॉलिंग नंबर है और ये ऊपर वाला मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इन दोनों नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपका अगला वीडियो नहीं आता है तब तक आपको केमिस्ट्री या साइंस का या 10th का अगला वीडियो अपलोड नहीं किया जाएगा। तो प्लीज 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 आप सब मिलके ज्यादा से ज्यादा टास्क वाले वीडियो बनाएं और हम तक पहुंचाएं। और जैसे वीडियो हम तक आ जाएंगे हम आपके अगली चैप्टर का और साथ ही दूसरी सब्जेक्ट के 10th के वो वीडियो भी अपलोड कर देंगे। जैसे अभी हमने देखा होगा 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों सब्जेक्ट की स्टडी स्टार्ट हो चुकी है। 10th के भी वीडियो ऑन द वे हैं। एसएस के वीडियो अपलोड किए जाने हैं, मैथ्स के वीडियो अपलोड किए जाने हैं, साइंस के वीडियो और भी आने वाले हैं। लेकिन ये सब तभी होगा जब आपको जो हमने टास्क दिए हैं उस टास्क के वीडियो हम तक पहुंच जाए। तो आप खुद भी वीडियो बनाएं, अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करें कि ये वीडियो बनाएं, वरना एक बच्चे को लिए या 2 बच्चों के लिए सबका नुकसान हो जाएगा। इसलिए जरूर वीडियो बनाएं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो की जानकारी लेने के लिए सब्सक्राइब के जस्ट पास में एक बेल आइकन है, उसको क्लिक करना नहीं भूलें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, उन स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचाएं जिसको इस वीडियो की वास्तव में जरूरत है, ताकि वो घर बैठे 10th की पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सबको फ्री में याद दिला दूं, आप अपने टास्क का वीडियो डालना नहीं भूलें। अगर आप अपने टास्क के वीडियो भेज देते हैं तो हम जल्द ही मिलेंगे हमारे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।